और कुछ लोगों को जुड़ने देते हैं हम लोग। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और कुछ जुड़ना चाहे तो जुड़ जाए। अगर साउंड वगैरह सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि साउंड प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आ रही है तो ठीक है, आई थिंक साउंड सिस्टम ठीक ही है। चलिए 2 मिनट होने को है, अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग अभी पेपर 1 के यूनिट 9 में है। और यूनिट 9 में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स हुए हैं इन्वायरमेंट की रिगार्डिंग, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय प्रयास हुए हैं उसको अभी हम लोग देख रहे हैं। जो इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, जो लेट से जुड़ रहे हैं उन सभी को हम फिर से बताना चाहेंगे कि हम लोग अभी यूनिट 9 में है। यूनिट 9 में अभी हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रयास को देख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयास में हमने पिछले क्लास में देखा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आज हम लोग देखेंगे रियो सम्मेलन। रियो समिट जो हुआ था 1992 में हुआ था, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग प्रेजेंट तक आएंगे। प्रेजेंट में हमारा क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको कॉप बोलते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो लेटेस्ट जो है वहां तक हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिट 9 में। ठीक है, ईवीएस में करंट अफेयर से जुड़ा हुआ सेक्शन बहुत आता है। तो लेटेस्ट जो सम्मेलन आपका 2025 में होने वाला होगा, एग्जाम के जस्ट पहले हुआ होगा, उसको भी हम लोग करके जाएंगे। उसका थीम क्या है, कहाँ पे होगा, है ना, इसका मेन थीम क्या रहेगा, क्या आउटकम आया A to Z, वो भी हम लोग को करना है लेटेस्ट वाला। अभी हम लोग जो बेसिक होता है, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है, रियो से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो रियो समिट, क्योंकि ये पहला अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है, दुनिया का पहला अर्थ समिट है ये रियो। जो कहा, रियो कहा भाई, ब्राजील में है। ब्राजील में रियो है, रियो डी जेनेरियो पूरा नाम है। तो इसी के लिए इसको सम्मेलन को रियो सम्मेलन कहा जाता है, अर्थ समिट भी कहा जाता है। A to Z इसके बारे में जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, वन लाइनर में ये आपके लिए रहेगा, ताकि क्वेश्चन जहां से बने आप उसको कर लीजिएगा। पहला क्या है, रियो डी जेनेरियो, कहा भाई, ब्राजील में। ये सम्मेलन कब हुआ, 1992 में, जून 1992 में आयोजित हुआ था। हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, इन जून 1992 में। इसे पृथ्वी सम्मेलन या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, या इसको किस नाम से जाना जाता है। तो रियो सम्मेलन, रियो समिट को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इट इज नोन एज द अर्थ समिट और द फर्स्ट अर्थ समिट। अर्थ समिट तो कहा जाता है, और दुनिया का पहला, फर्स्ट अर्थ समिट भी कहा जाता है। कितने देशों ने इसमें भाग लिया, तो 178 कंट्रीज ने भाग लिया। ये सभी प्रश्न के फॉर्मेट में आ सकता है, जितने भी वन लाइनर है, ये आप समझिए कि आपका प्रश्न बन सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार कर रखना है। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एम क्या था, उसको देखिए। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, आपका एम था, वो था पर्यावरण का संरक्षण करना, पर्यावरण का प्रोटेक्शन था, और सतत विकास को बढ़ावा देना, यानी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इनका दो मेन एम था, मुख्य गोल था। और इसमें क्या क्या परिणाम आया, किस इसको, इस परिणाम को पाने के लिए क्या क्या यहाँ पर इसका आउटकम आया, उसको अब हम लोग देखेंगे। इसके मुख्य परिणाम, या जो दस्तावेज, जब भी कोई मीटिंग होता है तो कुछ दस्तावेज तैयार होते हैं इस मीटिंग के परिणाम स्वरूप। यहाँ पर मेजर आउटकम्स और मेजर डॉक्यूमेंट्स या मेजर ट्रीटी जो दुनिया के सामने आया, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ 5 पॉइंट है जो इसके परिणाम है, आउटकम है। और ये पांचों में से कुछ दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है आपका कि एजेंडा 21, एजेंडा 21 किस सम्मेलन का आउटकम है, या किस सम्मेलन का परिणाम है। तो ये रियो समिट का परिणाम है। एजेंडा 21 क्या है, इसका सतत विकास के लिए कार्य योजना, यानी सतत विकास के लिए ट्रीटी है, संधि है।
सतत विकास के लिए यह एक ट्रीटी है, संधि है, जो आज भी अनवरत रूप से ये जारी है। एजेंडा 21 एक्शन प्लान फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपसे क्वेश्चन आएगा एजेंडा 21 किस समिट का महत्वपूर्ण परिणाम है? तो ये रियो समिट का परिणाम है। एजेंडा 21 क्या है अभी जस्ट देखेंगे इसको डिटेल्स में, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एजेंडा 21 इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है जहां भी सिलेबस में अगर ये है। रियो घोषणा, यहां पर कुल 27 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया जिसकी घोषणा की गई। इन सिद्धांतों का हम लोग पालन करेंगे। प्रिंसिपल्स कितने यहां पर अपनाए गए? 27। एजेंडा 21 हुआ, दूसरा प्रिंसिपल अपनाए गए, सिद्धांत अपनाए गए, 27 सिद्धांत को अपनाया गया, इनका जो मेन था डिक्लेरेशन। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट आउटकम है इनका, उसको देखेंगे हम लोग, जैव विविधता। जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर एक संधि हुई, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सीबीडी, यानी कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, इस पर भी कन्वेंशन, इसका एक आउटकम है जो कि अभी भी यह कन्वेंशन लगातार हो रहा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन, UNFCCC। कभी कभी इसका सीधे फुल फॉर्म में पूछ दिया जाएगा या पूछ दिया जाएगा ये किस सम्मेलन का उपज है। UNFCCC या जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की उपज है? तो ये आपका रियो समिट का ही उपज है। और ये इसका फुल फॉर्म याद करिए, इंग्लिश में पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC, UNFCCC। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिटेल में देखेंगे। सभी को जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपका UNFCCC हो गया, एजेंडा 21 हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका CBD हो गया, ये और CBD ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में भी इनके द्वारा काफी सम्मेलन कराए जाते हैं और नए नए वहां पर कर सकते चीजों को अडॉप्ट किया जाए दुनिया के लिए। वहां पर कुछ चीजें लकीर खींची जाती है ताकि दुनिया उसे अडॉप्ट करके पर्यावरण को बचा ले। वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अपनाया गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, ये इनके प्रमुख आउटकम थे, ठीक है। अब हम लोग एजेंडा 21 को देखेंगे, आखिर एजेंडा 21 है क्या, एजेंडा 21 ही इसका नाम क्यों पड़ा, ये जरूरी है। एजेंडा 21 जो समझना है आपको, और UNFCCC को समझना है। एजेंडा 21 इसका डिफिनेशन से अगर देखिएगा, यह क्या है, एक वैश्विक कार्य योजना है जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी रियो समिट, जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, में अपनाया गया। यानी एजेंडा 21 इज ए ग्लोबल एक्शन प्लान एडॉप्टेड एट द अर्थ समिट। कहां एडॉप्ट किया गया? अर्थ समिट में, जो हेल्ड कब हुआ था आपका 1992 में। कहां पे हुआ? तो रियो में। तो वहां पर इसको अपनाया गया, ये सामान्य सा जिसको हम लोग अभी कर भी चुके हैं। अब इसका नामकरण क्यों पड़ा, ये जरूरी है कि एजेंडा 21 क्यों नाम दिया गया है? तो क्योंकि इनका जो प्लान था, ये तो प्लान लंबा लेके चलते हैं, आगे 15 सालों का प्लान, यानी ये 21 सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है। 21वीं सदी की बात हो रही थी, 21वीं सदी में पर्यावरण की स्थिति को सुधारने की बात हो रही थी, इसलिए इसका नाम है 21, ठीक है। एजेंडा 21 यानी 21वीं सदी के लिए, 21वीं सदी के लिए जो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है एजेंडा 21। यानी 21 सेंचुरी में हमारा वर्ल्ड कैसा होगा, उसका एनवायरमेंट कैसा होगा, उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई थी। इसे 21वीं सदी के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसे एजेंडा 21 नाम दिया गया। समझ में आया एजेंडा 21 क्यों कहते हैं? ये भी क्वेश्चंस के रूप में आया है, इसका नाम एजेंडा 21 ही क्यों रखा गया है। इट वॉज क्रिएटेड फॉर द 21st सेंचुरी, हेंस नेम्ड एजेंडा 21, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, उसको भी देख लीजिए। एजेंडा 21 का पहले भी आप देख चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है ये। तो मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, आज की सबसे बड़ी जरूरत है। डेवलपमेंट तो हर कंट्री कर रहा है, डेवलपमेंट तो हर कोई कर ही रहा है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर डेवलपमेंट नहीं करना है। हमें डेवलपमेंट ऐसे करना है कि हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे और हम डेवलप भी करें। तो वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम उनका जो हक है उसको नहीं मारें, ठीक है। ये नहीं कि सारा कुछ हम ही खत्म कर दें। मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण के रूप में, आप के पास बहुत सारा जमीन है, घर के आप जमींदार आदमी हैं, आप कुछ काम नहीं करेंगे,
आपको मस्ती से जीना है, आराम से विलासितापूर्ण जीवन जीना है, तो क्या कीजिएगा, जमीन बेचते चलिएगा। आज यहाँ का 10 कट्ठा बेच दिए, उधर का 20 कट्ठा बेच दिए, और आप क्या कीजिएगा, आराम का जिंदगी जिएगा। लेकिन आने वाला पीढ़ी के लिए आपने क्या कर दिया, कब्र खोद दिया। वो काम नहीं करना है, हमें अपना जीवन खुद के कसक मेहनत से चलाना है, और जो पूर्वजों और पुरखों की संपत्ति है उसे अगली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रख देना है। ये नहीं कि सारा हम खा के दुनिया से चले गए। उसी तरह पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ जितना कोल है, ठीक है, जितना भी जो भी मिनरल्स है उसको हम ही खत्म कर देंगे, आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, मिट्टी खाएगा धरती पे, नहीं ना। उसको भी तो कुछ चाहिए डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी बचा कर रखें, और वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा करें। इन्हीं के वर्तमान हम पूरा कंप्रोमाइज से गुजार रहे हैं, है ना, वो भी नहीं करने बोल रहे हैं। वर्तमान का भी पूरा कीजिए और भविष्य के लिए भी बचा कर रखिए। इस प्रकार का हमें डेवलपमेंट करना है, उसी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट्स मेन गोल इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मेन गोल क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। अब बात करेंगे जो तीसरा इनका ट्रीटी था, यूएनएफसीसी। जैसा कि इससे बार बार क्वेश्चन आता है, इसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म को रख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है क्या, इसका फुल फॉर्म यूएनएफसीसी एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, और इसका फुल फॉर्म जैसे नामकरण, आपको पहले नामकरण पे चलते, फुल फॉर्म से आपसे क्वेश्चन आएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये मैं इसे रेड से कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन रहा है, चाहे वो यूजीसी का हो या किसी स्टेट का स्टेट का हो, ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इसे रेड से कर देता हूं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म हो गया। इसको एकदम रट लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इट्स फुल नेम इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद कर लीजिएगा। और यह कब आया अस्तित्व में, अब इस पे आते हैं, कब आया, 1992 में अर्थ समिट, जिसको रियो समिट भी कहा जाता है, 1992 में इसे अपनाया गया है। तो यूएनएफसीसी is an international treaty adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro at 1992 में, 1992 में इसको अपनाया गया। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, उसको देख लीजिएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या है, देख लीजिए। इसका मेन उद्देश्य है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना, ताकि जलवायु तंत्र पर खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप रोका जा सके। उनका क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21 का सस्टेनेबल। इसका क्या है मेन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना, पर्यावरण में मानवीय हस्तक्षेप को कम करना। जब मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण में कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक पर्यावरण जो है ना, वह ग्रीन हाउस गैसें खत्म हो जाए। ग्रीन हाउस गैसें कहां से आती है, हमारे ही डेवलपमेंट के तौर तरीकों से आता है। तो ग्रीन, जब हमारा हस्तक्षेप कम हो जाएगा, ये धीरे धीरे डाउन होगा, तो निश्चित रूप से ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता भी घटेगी। यही इसका मेन उद्देश्य है, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर रखना। इट्स मेन गोल इज टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस concentrations in the atmosphere to prevent dangerous human interference with the climate system। जो क्लाइमेट का सिस्टम है उसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करना, और धीरे धीरे न्यूनतम से लास्ट में जीरो तो नहीं हो सकता, लेकिन न्यूनतम है। अब हम लोग इस दौर में आ गए हैं, अब हम लोग न्यूनतम तो इसको कर सकते, लेकिन जीरो नहीं कर, क्योंकि जीरो करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यूएनएफसीसी में कितने मेंबर है ये भी देख लीजिए। यूएनएफसीसी में जितने आपके यूएनओ के मेंबर हैं सभी इसके पार्टीज हैं। इसके अलावा यूएनओ के अलावा भी कुछ लोग हैं, जैसे 193 कंट्री यूएनओ में है, लेकिन यहाँ पर कितना दिख रहा है, 197 जो है यूएनओ के मेंबर। 100% तो है ही, जिसको मान्यता नहीं भी मिला यूएनओ के माध्यम, यूएनओ को बहुत सारे देश क्या है, यूएनओ ने उसे कंट्री का दर्जा नहीं दिया, विवाद चल रहा, लेकिन वो भी इसको अडॉप्ट करते हैं, वो भी इसको मानते हैं कि पर्यावरण हर किसी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उनको पर्यावरण से मतलब नहीं है, वो सांस नहीं लेगा अगर वो देश की मान्यता नहीं दी। मान लीजिए अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दिया जा रहा है ना, अफगानिस्तान को अभी मान्यता नहीं दिया जा रहा है, क्या अफगानिस्तान के लोग सांस नहीं लेगा? उसको शुद्ध हवा चाहिए कि नहीं, शुद्ध पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी इसको एक्सेप्ट करता है, इसलिए मेंबर की संख्या बढ़ी हुई है। इसी प्रकार और भी जो कंट्री है जहां हमेशा मार काट हिंसा चलता है, उसको यूएनओ मेंबरशिप नहीं देता है। यूएनओ का सदस्य नहीं है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, लेकिन वो भी यूएनएफसीसी को मानता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 197 मेंबर्स है इसके। इसका प्रमुख बैठक तो प्रत्येक साल इसका बैठक होता है, सबसे
ज्यादा कर सकते हैं, एक्टिव है ये। इसका कॉन्फ्रेंस होता है प्रत्येक साल अभी, और ये करंट क्वेश्चन आएगा ना, ये भी आएगा। अभी हाल ही में कौन सा कोप हुआ, तो जो कोप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी के द्वारा कराया जाता है, यूएनएफ सीसीसी के द्वारा कराया जाता है। अभी इसमें जो मेन जो हुआ है आपका सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसमें से यहाँ पर देखिएगा आप, यूएनएफसीसी के अंतर्गत हर वर्ष प्रत्येक साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप बैठक आयोजित होती है, और अंडर यूएनएफसीसी द कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज सीओपी इज हेल्ड एवरी ईयर, तो प्रत्येक साल होता है। और ये आया कब है, 1992 में आया है, ये आया कब है, 1992 में, और आज हम लोग कहाँ हैं, 2025 में, तो यानी 33 ईयर इसके हो चुके हैं, यानी 33 को होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है, कुछ कम है, कुछ ईयर नहीं हो पाया था, मान लो कोविड वगैरह को लेकर नहीं हुआ, और भी कुछ कारण रहा, कुछ 1-2 साल मिसिंग है, बाद बाकी प्रत्येक साल सम्मेलन हुआ है। अभी लेटेस्ट सम्मेलन 2025 में कौन सा हुआ, उसका क्या थीम था, कहाँ हुआ, इसके चेयरमैन कौन थे, तो ये सारा आपका करंट में आएगा। तो करंट वाला जब सेक्शन करेंगे तो कोप जो लेटेस्ट कोप हुआ है अभी यूएनएफसीसी का, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसका देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कोप है जिसको कि हम दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कह सकते हैं सभी कोप का बेस है, ये दो है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हम डिटेल पढ़ेंगे, तो स्पेशल क्लास होगा क्योटो प्रोटोकॉल का, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, किसके नेतृत्व में, यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही हुआ था। विकसित देशों द्वारा उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता यहाँ पर दी गई क्योटो प्रोटोकॉल में 1997 में। लीगली बाइंडिंग इमिशंस रिडक्शन टारगेट्स फॉर डेवलप्ड कंट्री, डेवलप जो कंट्री है उनको अपना रिड्यूस करना है, ठीक है, उनके यहाँ जो उत्सर्जन होता है उसको रिड्यूस करना है, कम करना है, उसके प्रति उसने कमिटमेंट लिया है क्योटो प्रोटोकॉल में। इसको डिटेल्स में हम लोग स्पेशल क्लास में ही देखेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसका आउटकम कुछ हाइलाइट्स देख रहे हैं। दूसरा पेरिस एग्रीमेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ना उसको हमको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना हर हाल में, ये पेरिस एग्रीमेंट कहता है। वो भी यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही हुआ था, क्योंकि इसका हर एक साल सम्मेलन होता है। तो पेरिस एग्रीमेंट कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, ये इनका पेरिस एग्रीमेंट का ही हिस्सा है, जो कि यूएनएफसीसी के अंतर्गत ही हुआ था। इसका महत्व क्या है, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग का सबसे बड़ा आधार है यह। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है और इस दिशा में अगर सामूहिक प्रयास कोई हो रहा है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा प्रयास अगर कोई कर रहा है वो ये कोप ही कर रहा है, क्योंकि ये प्रत्येक से होता है और काफी एक्टिव तरीके से होता है। लेकिन हाँ, दुख की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए अमेरिका इनसे अलग हो गया है। कि बताइए, वर्ल्ड में कोई भी काम होगा और अगर अमेरिका उसका हिस्सा नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा। अमेरिका देखिए पेरिस एग्रीमेंट से अलग हो रहा है, अमेरिका कोई इन चीजों पे भी रुचि नहीं है, क्योंकि रिपब्लिकन का पॉलिसी कुछ अलग है। उनका मानना है कि दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण जैसी कोई चीज नहीं है, या ऐसे प्रकृति का बना हुआ है, ऐसे रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। तो उन पे नहीं जाना। डोनाल्ड ट्रंप को आप जान रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कब क्या करेगा कौन जानता है उसको। लेकिन अमेरिका किसी एक व्यक्ति के लिए वाला देश नहीं है, समय बदलेगा, 4 साल होगा, डोनाल्ड ट्रंप जी निकलेंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, ऐसा नहीं होगा, फिर वो आएंगे, है ना। पेरिस एग्रीमेंट जो अभी हमने दिखाया उससे वो निकल गए, लेकिन फिर वो वापस आएंगे, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब जैव विविधता पर सम्मेलन, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा, देख लीजिएगा, कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी, ये किसका उपज है, ये भी आपका रियो समिट का ही उपज है। जैव विविधता पर सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, ट्रीटी है, जिसे 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी पृथ्वी सम्मेलन में अपनाया गया था। इसको भी पृथ्वी सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। अब ये लागू कब हुआ, ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993, 1993 से ये लागू हो गया है। अब इसमें सदस्य कितने हैं, यहाँ पे 196 कंट्रीज इसके सदस्य है। भारत भी इसका सदस्य है, लेकिन यूएसए ने इसे अनुमोदित नहीं किया है। भारत को अनुमोदित नहीं करने के पीछे रीजन ये है, जो एग्रीकल्चर वाला इश्यू है, इंडिया का मार्केट यूएस के लिए कहा जा रहा है कि खोल दिया जाए, है ना,
वो सब लेकर कुछ इशू है जिसके चलते यहाँ पर यूएसए इंडिया को हमेशा ब्लेम करता है कि वो पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर रहा। लेकिन सच यही है कि इंडिया जितना अच्छा काम कर रहा है अमेरिका भी नहीं कर रहा। ठीक है, सच बात वही है। लेकिन ये एक तरीका है, अभी 196 देश है लेकिन इंडिया भी काफी एक्टिव तरीके से इसका काम कर रहा है। भले उसको विधिवत रूप से, लीगली रूप से यहाँ पर सदस्य है, लेकिन उसको यूएसए अनुमोदित नहीं किया, क्योंकि वहां पे जो अनुमोदन होता है यूएसए के द्वारा नहीं दिया, लेकिन भारत भी इसका सदस्य है। करंट 196 कंट्रीज आर पार्टीज, इंडिया इज ए मेंबर बट द यूएसए हैज नॉट रेटिफाइड। यूएसए ने रेटिफाइड नहीं किया है। तो यही है अमेरिका का दोहरा चरित्र। आप जानते हैं अभी हाल ही में अमेरिका और भारत का संबंध कितना बुरा हो गया है, क्योंकि ये सब आप देख लीजिए, अमेरिका हमेशा अपना फायदा चाहता है। अब ये जो आपका इसके तहत है ना, इसके तहत जो सबसे बड़ा इसने संबोधन कराया है, प्रोटोकॉल जो हुआ है वो है आपका कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल आपका सीबीडी के तहत हुआ है। ठीक है, सीबीडी के तहत दो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट। आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि कार्टाजेना का संबंध, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये आपका सीबीडी से है। ठीक है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सीबीडी से है। ये नहीं कि कोप से इसका संबंध हम बता दें, ठीक है, यूएनएफसीसी से इसका संबंध बता दें, नहीं। इसका ये सम्मेलन जो हुआ है आपका सीबीडी के अंतर्गत हुआ है, कार्टाजेना और नागोया। यानी इसका विषय भी क्या होगा? जैव विविधता ही होगा। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े जीवों की सुरक्षित आवाजाही, इस कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि 2000 में हुआ था, इसका मेन उद्देश्य था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2000 में। सेफ्टी इन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी इसको शॉर्ट में कहते हैं बायो सेफ्टी। इसका मेन गोल क्या है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का? बायो सेफ्टी। ठीक है, दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। पूछ दिया जाएगा नागोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? आप बोल दिएगा नहीं, पर्यावरण को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, नहीं। यहां पर क्या जैव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बायोलॉजिकल जैव संसाधनों में होने वाले लाभों का न्याय संगत वितरण। जैव संसाधनों का जो लाभ होगा वो न्याय संगत सभी देशों को मिले, ये कौन कहता है? नागोया प्रोटोकॉल कहता है, जो कि सीबीडी के तहत ही हुआ था। सीबीडी के तहत ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन प्रोटोकॉल को हम लोग देखेंगे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, उसको अलग से देखना है, पेरिस एग्रीमेंट को देखना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल को देखेंगे, नागोया प्रोटोकॉल को देखेंगे। लेकिन यहाँ हम सीबीडी को देख रहे हैं, उसी में हम लोग हाईलाइट के रूप में इसका इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल को यहाँ पर देख रहे हैं, अलग से उसके लिए हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग सीधे फिर मेन स्ट्रीम पे आते हैं। मेन स्ट्रीम हमारा क्या था? मेन स्ट्रीम हम लोग क्या देखें? रियो समिट। तो रियो समिट का जो छठा पॉइंट है उसको देखेंगे। जो बेसिक था एजेंडा 21 का, उसको हमने देखा। अब फिर हम लोग उसी को सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर तक हम लोग देखा था क्या इसका आउटकम क्या है, परिणाम क्या है। अब इसका छठा पॉइंट देखिए रियो समिट का। रियो समिट ने क्या किया? पर्यावरण विकास को साथ जोड़ने पर बल दिया कि पर्यावरण और विकास दोनों साथ होगा। एक हम नहीं कि सिर्फ डेवलपमेंट 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 करेंगे तो पर्यावरण हमारा बचेगा नहीं, और पर्यावरण जब नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे। इसलिए दोनों को साथ लेकर, इसलिए जब भी देखिए कोई रोड वगैरह बनता है, रोड की सारा एस्टिमेट बन गया है कि अगर रोड बनता है, आप अगर इसी रोड बनाने के चक्कर में, हाईवे बनाने में अगर 1000 पेड़ को काटना पड़ता है तो उससे 10 गुना पेड़ आपको लगाना है। वो उसके एस्टिमेट में ही रहता है। आजकल एस्टिमेट में ही ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को लिखा जाता है इतना पेड़ वो लगाएंगे, और वो पेड़ लगाते हैं। द समिट emphasized linking environment with development, इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ यहाँ पर साथ साथ लेकर चला जाएगा। इसने वैश्विक स्तर पर सतत विकास की अवधारणा को मजबूती दी है। रियो समिट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को काफी मजबूती दिया है, और आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हर डेवलपमेंट से कर सकते सबसे बेस्ट माना जाता है, और पूरी दुनिया इसको मानती है। भारत ने इसमें भाग लिया और विकास पर्यावरण के संतुलन पर जोर दिया है। भारत हमेशा इन चीजों में आगे रहा है। इंडिया आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड एम्फेसाइज्ड बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट रियो समिट के तहत। अब इसका महत्व को देखते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास को एक दूसरे से जोड़ने की अवधारणा दी। द समिट इंटीग्रेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकिंग एनवायरनमेंट विद डेवलपमेंट। दुनिया के सामने सबसे पहली बार पर्यावरण और डेवलपमेंट को एक साथ जोड़ने का काम किया है रियो समिट ने। इसके पहले लोग इन चीजों पर नहीं ध्यान देते थे, सोचते नहीं थे कि डेवलपमेंट सिर्फ डेवलपमेंट करना है, लेकिन पर्यावरण भी दुनिया के सामने
कोई मेन मुद्दा बनकर आएगा, इस प्रकार की चीजें नहीं थी। ठीक है, अगर डेवलपमेंट भी करेंगे तो हम लोग कैसा डेवलपमेंट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। ये भी इसका बहुत बड़ा इस सम्मेलन का ही, रियो समिट का ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसने सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और नीति में स्थापित किया। आप देखिएगा भारत या कोई भी देश हो, अलग से है ना, अब जो नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, इंडिया काफी ज्यादा उसमें सब्सिडी दे रहा है। अभी सूर्य घर जिसको बोलते हैं, सन हाउस, वो लोगों को दिया जा रहा है। ये 2.5 लाख या कुछ आता है, उसमें सरकार सब्सिडी देती है आपको, लगभग 40% लगभग सब्सिडी देती है, ताकि आप अपने घरों में लगाएं। ठीक है, तो वो क्या किस प्रकार एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बड़ा उदाहरण है। कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, पर्यावरण पे कोई भी बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो सोलर एनर्जी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी प्रकार भारत उन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता है, भारत ही नहीं हर देश आगे बढ़ रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में जाए। इसे राजनीति और सरकार की नीति का अंग बना दिया है रियो समिट ने। ठीक है, इट स्टेबलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया है। ठीक है, इसके अलावा जो इनका मेजर इससे जुड़ा हुआ चीज है वो देखते हैं। फिर से रियो में एक समिट हुआ था जिसको कहा जाता है रियो +20। इसको भी हम यहाँ देखते चलेंगे। इस सम्मेलन से आगे चलकर 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन और 2012 का रियो प्लस सम्मेलन आयोजित हुआ। रियो प्लस इसको क्यों बोलते हैं, ये सम्मेलन कब हुआ, 2012 में। कहा हुआ, रियो में। और पिछला कहाँ देख रहे थे हम लोग, रियो में 1992 में। तो 1992 में हुआ था, तो कितने सालों के बाद हुआ फिर से रियो में, 20 सालों के बाद। 1992 में पहला समिट हुआ और दूसरा हुआ आपका 2012 में। ठीक है, दोनों में गैप कितना हो गया, 20 ईयर का। तो इसीलिए सेम जगह है, इसलिए उसका नाम हो गया रियो +20, जो 2012 में हुआ था। तो ये इसका परिणाम है इस सम्मेलन का, और भारत इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इस सम्मेलन का अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना इसका एजेंडा 21, जो कि हम लोग देखे एजेंडा 21, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन के दृष्टिकोण से हम लोग साथ बैक चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, जो 5 इसके आउटकम थे, वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। 5 आउटकम कौन कौन सा था, फिर से इसको रिकॉल कीजिए। एजेंडा 21, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। रियो घोषणा से नहीं आएगा। जैव विविधता पर जो सम्मेलन हो रहा है CBD पे, उस पर क्वेश्चन आएगा। और जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन UNFCCC, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग आगे जो भी सम्मेलन होगा इंपॉर्टेंट से लेकर करंट तक हम लोग आएंगे। और जिस दिन लाइव देख रहे हैं कि नहीं हो पाता है, हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सेम टाइम पे अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही एग्जाम फाइटर नंबर की क्लासेस में जुड़े रहें और आराम से सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम जून के पहले नहीं होना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।